जोधा के पश्चात उनके पुत्र सातल देव अगले शासक बने। छोटा सा ही शासनकाल रहा 1489 से और 92 ईस्वी तक। हालांकि होता यह है कि राजा का कोई बड़ा बेटा होता है तो वो राजा बनता है, लेकिन सातल देव बड़े नहीं थे, पर राव जोधा की इच्छा थी। राव जोधा की एक रानी थी, जसमादे हाडी, हाडी रानी थी, हाड़ा चौहान थे। मैंने पिछले वीडियो में ध्यान करो आपको बताया था कि मेहरानगढ़ के पीछे एक तालाब बना हुआ है जिसको रानीसर तालाब कहा जाता है। ये बताया था मैंने आपको। ये वाला जो तालाब है ये राव जोधा की उसी रानी जसमादे हाडी ने बनाया था। ये मेहरानगढ़ जोधपुर का किला, पीछे तालाब, रानीसर तालाब। वैसे सर का मतलब सरोवर ही होता है, तालाब ही होता है, तो रानीसर बोल दिया तो तालाब लगाने की जरूरत है नहीं। वैसे किसने बनाया था? जसमादे हाडी ने। तो इन्हीं के पुत्र थे सातल देव, और जोधा की इच्छा थी कि सातल को अगला शासक बना दिया जाए। बाकी के पुत्रों ने विरोध नहीं किया क्या? भाई बड़े बेटे तो विरोध कर ही देते हैं कि साहब इनको क्यों बना रहे हो, मैं जब बड़ा हूं तो मेरे को बनाया जाना चाहिए। तो देखो राव जोधा के क्या है, कुछ पुत्र थे, तो अपने भाइयों को, पुत्रों को इन्होंने अलग अलग क्षेत्र विभाजित कर दिए थे, अलग अलग ठिकाने दे दिए थे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि राव जोधा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की जो वास्तविक जो जनक है, जो संस्थापक थे, वो राव जोधा थे। जैसे थोड़ा सा समझना इस विषय को आप। इनके एक सबसे बड़े जो पुत्र थे उनका नाम था निम्बा। उनकी पहले डेथ हो चुकी थी। निम्बा के अलावा बाकी के जो बेटे थे, एक बीका। तो बीका ने अपने बाहुबल से अलग से एक अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया था, जिसको हम बीकानेर राठौड़ रियासत के नाम से पढ़ते हैं। तो बीका अपना राज्य पहले स्थापित कर चुके थे। 1465 ईस्वी में जोधपुर को छोड़कर चले गए थे बीका, अपने चाचा कांदड़ को साथ में लेके, कुछ 101 घोड़े लेकर और 500 के आसपास में सैनिक लेकर यहां इस क्षेत्र में गए, इस क्षेत्र को जीता। बलूचों ने इधर अधिकार कर रखा था तो उनको पराजित किया। 1465 में यहां पर अधिकार कर लिया था, लेकिन जो शासक बने थे वो 1472 ईस्वी में बने थे बीका यहाँ के शासक। घटना कब की है? सातल शासक कब बन रहे हैं? सातल देव वो बन रहे हैं 1489 ईस्वी में। तो देखो बीका उससे पहले 1472 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना कर चुके थे। ये जो एक क्षेत्र आता है जिसको राती घाटी कहा जाता था, ये जो बीकानेर है इसको पहले राती घाटी कहा जाता था। एक रास्ता जाता था आपके नागौर की तरफ, एक जाता था अजमेर की तरफ, एक जाता था मुल्तान की तरफ। तो इस हिस्से को कहा जाता था राती घाटी। तो यहाँ बीका ने अपना अलग राज्य स्थापित कर लिया था। अब बीका वैसे तो पहले शक्तिशाली हो ही गए थे ना, देखो खुद का राज्य है तो बीका दावा तो कर सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि राव जोधा बीका के साथ में अटैक करने के लिए गए थे इस क्षेत्र में। एक जगह आती है आपकी सिरसा, ये सिरसा हिसार वाला जो क्षेत्र है ना हरियाणा में, मोटा मोटा समझ लो ये जो हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, यहां पर अटैक करने के लिए गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर जो भैलोल खां लोधी का एक व्यक्ति था सारंग खां, उसने हत्या कर दी थी राव जोधा के भाई की, कांदड़ की, जो बीका के चाचा थे। तो ये अटैक करने के लिए गए थे और इन्होंने कांदड़ की हत्या कर दी, कांदड़ को मार दिया। विषय ये नहीं है, विषय ये था जो मैंने आपको बताया था कि ये लोग वापसी में यहां पर रुके, जो ये वर्तमान चूरू है, जिसको उस समय छापर द्रोणपुर कहा जाता था। गुरु द्रोण का आश्रम हुआ करता था पहले कभी, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्रोणपुर। तो यहां बीका और जोधा रुके। तो जोधा ने बीका से कहा, ये जोधा, ये इनके बेटे बीका, बोले बेटा तू सपूत है, तेरे से कुछ कहूं, कुछ मांग सकता हूं? बोले पिताजी आप कैसी बात कर रहे हो, आप हुक्म करो। बोले देख तू बड़ा है और तूने अपने बाहुबल से अपना एक अलग राज्य स्थापित कर लिया। तू एक काम कर, एक तो छोटे भाइयों को जो मैं जोधपुर दूं तो कभी भी छोटे भाइयों को वहां से हटाकर जोधपुर पर दावा नहीं करेगा। और दूसरा, तेरे अधिकार में जो लाडनू का जो क्षेत्र है, वो लाडनू का क्षेत्र तू मेरे को दे देगा। बीका ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आप भी मुझे एक वचन दो। बोले क्या? आपके जितने भी ये राज्य चिन्ह है, छत्र है, तलवार है, तख्त है, वो सब मुझे मिलने चाहिए। बोले ठीक है बेटा। तो इसलिए बीका जो है ये पितृभक्त थे, पिता की आज्ञा इन्होंने मानी और इसीलिए कभी भी जोधपुर के राज्य पर दावा नहीं किया। हालांकि हम इसी वीडियो में देखेंगे कि बीका ने 1492-93 ईस्वी में जोधपुर पर अटैक कर दिया था, उसका एक अलग कारण था, अभी हम चर्चा करेंगे। तो क्लियर है क्या डिस्कस कर रहे हैं हम अभी? कि सातल जो छोटे हैं, राव जोधा ने अपनी रानी जसमादे हाडी के बेटे सातल को अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया।
तो बाकी के जो बेटे थे या सातल के बाकी के जो भाई थे वो अपना दावा क्यों नहीं कर रहे हैं जोधपुर के ऊपर? तो बीका वाला तो समझ में आ गया, पूरा किस्सा समझ में आ गया। सबसे जो बड़े थे निम्बा की मृत्यु हो चुकी थी, तो वो तो दावा करने वाले थे ही नहीं। इसके अलावा जोधा ने अपने बाकी बेटों को भी कुछ ना कुछ दे दिया था। जैसे ये जो मेड़ता वाला जो क्षेत्र है, जो अभी आपके कहा आता है नागौर में आता है, पहले तो ये पूरा नागौर यहां से यहां तक होता था, अब ये बीच में तोड़ दिया, ये डीडवाना कुचामन हो गया, ये इधर नागौर हो गया आपका। यहां पर अभी आता है आपका मेड़ता। मेड़ता के दो हिस्से किए राव जोधा ने, एक तो दिया दूधा को, ये नाम ध्यान रखना, अभी आएगा बाद में वापस, और दूधा के अलावा एक दिया वरसिंह को। वरसिंह या इन्हीं का नाम कई जगह बरसिंह भी लिखा हुआ है, क्लियर। और भी बाकी बेटे थे, जैसे जोधपुर का किसी को दे दिया, थोड़ा 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 जो है वो सबको इन्होंने क्षेत्र दे दिया था। बीका के जो भाई थे, मतलब जोधा के बेटे, बीका के सगे भाई थे, भाई कई रानियां होती थी ना राजा की, तो एक ही रानी से बीका उत्पन्न हुए थे, उसी रानी से बीदा उत्पन्न हुए थे। तो बीदा को ये जो छापर द्रोणपुर वाला जो क्षेत्र है, ये बीदा को दिया था, ध्यान रखना, ये बीदा है, ये बीका है। इन बीदा के जो वंशज है वो कहलाए बीदावत। तो बाकी किसी भाई ने जोधपुर पर दावा नहीं किया। आई इतनी बात समझ में? अब सुनना, ये नाम ध्यान रखना, मेड़ता वाले जो वरसिंह और दूधा, ये आगे काम आएंगे आपके। अब आ जाओ विषय पर। राव जोधा के शासन काल से रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको केवल एक घटना याद रखनी होती है। कौन सी? ये एक नृत्य है जिसको घुड़ला नृत्य कहा जाता है। घुड़ला कहां किया जाता है? ऑब्वियसली मारवाड़ रियासत पढ़ रहे हैं तो मारवाड़ से रिलेटेड है। इसका क्या किस्सा है सुनना। सातल देव के जो भाई दूधा और बरसिंह, जो मैंने अभी बताया आपको कि कुछ राज्य तो आप दूधा को दे दिया था, मेड़ता का कुछ हिस्सा बरसिंह के पास में था, इन्होंने सांबर के क्षेत्र पर अटैक किया। राजस्थान के मैप से आप अगर देखो, इधर ध्यान दो, ये मेड़ता वाला क्षेत्र, एक तो दूधा और इसके अलावा बरसिंह, इन्होंने अटैक किया। कहां पर? सांबर वाले क्षेत्र में, ये इधर। ये क्षेत्र आता था अजमेर के अंतर्गत, ये अजमेर वाला भाग। अजमेर का जो सूबेदार था वो था मल्लू खां। मल्लू खां किसका आदमी था? इन मालवा वालों का। ये मालवा का क्षेत्र। मालवा में कौन शासन कर रहा था? नासिर शाह। तो नासिर शाह का आदमी था, नासिर शाह ने इसको अपॉइंट कर रखा था यहां पर मल्लू खां को। इन दोनों ने सांबर पर अटैक किया, जो मल्लू खां का एरिया था। तो मल्लू खां ने वापस जब इधर अटैक किया तो दूधा और बरसिंह दोनों चले गए अपने भाई सातल देव के पास में कि वो उधर से अटैक कर रहे हैं, आप हेल्प करो। सातल देव ने अटैक किया मल्लू खां पर। लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि मल्लू खां जब यहां पर अटैक करने के लिए आया मेड़ता में, तो मेड़ता पर तो उसका अधिकार हो गया, वो थोड़ा और आगे बढ़ा और यहीं जोधपुर में एक जगह आती है आपकी पीपाड़, मतलब मारवाड़ रियासत का भाग था पीपाड़। पीपाड़ में कुछ कन्याएं जो है वो गणगौर का पूजन कर रही थी। गणगौर के आसपास का टाइम था, गणगौर पूजा कर रही थी। मल्लू खां ने उनको उठा लिया। मल्लू खां था, इसका एक सेनापति भी था, उसका नाम ध्यान रखना, घड़ूला, जिसको आप पढ़ते हैं गुड़ला। भाई जो जोधपुर राज्य का इतिहास है ना, गौरीशंकर हीराचंद होगा, उसमें घड़ूला लिखा हुआ है। तो घड़ूला या गुड़ला वो इसका सेनापति था मल्लू खां का। इन्होंने गौरी पूजन कर रही, गणगौर का पूजन कर रही उन कन्याओं का अपहरण कर लिया, उठा ले गए अपने साथ में। वरसिंह और दूधा सातल के पास में आए, बोले साहब भाई साहब ऐसी ऐसी बात हुई, वो उधर से वो मल्लू खां आया, उसका कोई सेनापति गुड़ला है और उठा ले गए कन्याओं को, और मेड़ता पे उन्होंने अटैक कर दिया। बोले चलो, ये गए और इन्होंने अटैक कर दिया किसके ऊपर? इस मल्लू खां के ऊपर। और सातल देव ने इस गुड़ला को पकड़ लिया और पकड़ के मार दिया सातल ने। इसके सिर में छेद ही छेद कर दिए गए तीरों से। अब सिर में कर दिए या ये कि साहब पूरे शरीर में तीर चला के छेद कर, जो भी था, इसका पूरा शरीर जो है वो छिद्रित कर दिया, छेद ही छेद कर दिया। और उन कन्याओं को करा दिया मुक्त। कन्याओं को इसका शव दिया, बोले लो ये लो तुमको उठाने वाले का, देखो मैंने क्या असर कर दिया। तो ये कहा जाता है कि वो कन्याएं जो हैं खुशी के मारे नाचने लगी कि हमको सातल देव ने आजाद करा दिया और जो हमको उठाकर ले गया था उसका वध कर दिया गया। तो वो नृत्य करने लगी और तब से कहा जाता है कि मारवाड़ में इस गुड़ला नृत्य की शुरुआत हुई। गुड़ला नृत्य से रिलेटेड कुछ फैक्ट है वो आप ध्यान रखना। क्लियर है? कौन करेंगे, पुरुष या महिलाएं? महिलाएं।
बाकी कोई पुरुष लड़के अगर वीडियो देख रहे करना चाहो तो कर सकते हो, कोई रोक तो है नहीं, महिलाएं करती हैं इसको। कहां किया जाता है? मारवाड़ में। कैसे किया जाता है? महिलाएं अपने सिर पर मटका रखती हैं और मटका छिद्रित होता है, छेद किए हुए होता है, और इस मटके में जलता हुआ दीपक रखा जाता है। छेद क्यों किए हुए होते हैं? क्योंकि गुड़ला का शरीर जो है वो छिद्रित कर दिया गया था, या उसका सिर जो है वो छिद्रित कर दिया गया था इसलिए। और फिर इसमें जलता हुआ जो दीपक रखा जाता है। नृत्य किया जाता है, कुछ अवधि के दौरान नृत्य किया जाता है। कब से कब तक? ये ध्यान रखना, शीतला अष्टमी से शुरू होता है ये और गणगौर तक। ये अवधि ध्यान रखना, शीतला अष्टमी से और गणगौर तक। और फाइनली जब गणगौर पूजन हो जाता है तो उसके बाद फिर इस मटके को फोड़ दिया जाता है। इस नृत्य को प्रमोट करने का काम किया कुछ लोगों ने। कौन कौन से? एक तो कोमल कोठारी, ये कोमल कोठारी जी, ये लिखा हुआ है वैसे नाम ऊपर, इन्होंने प्रमोट किया इस नृत्य को मारवाड़ में। इसके अलावा देवीलाल सामर, ये लिखा हुआ है नाम इनका, देवीलाल सामर। देवीलाल सामर से रिलेटेड एक फैक्ट आप और ध्यान रखना, इनके द्वारा एक संस्थान की स्थापना की गई थी, भारतीय लोक कला मंडल। कौन सा? ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है ना, 3 इमेज दिख रही है आपको एक फ्रेम में। देवीलाल सामर जी, भारतीय लोक कला मंडल, कहां पर है? उदयपुर में। किसने स्थापना की? देवीलाल सामर ने। कब की? 1952 में। ये फैक्ट आप ध्यान रखना। क्या काम करता है ये जो कठपुतली होती है ना, पपेट का गेम जो हम बोलते हैं, कठपुतली आपने देखी होगी बचपन में, हमने तो खूब देखी है। स्कूल में जब जाया करते थे तो उस टाइम कठपुतली का खेल दिखाने वाले लोग आते थे, और स्कूल में भी वो लोग कठपुतली का खेल दिखाया करते थे। ये कठपुतली इसको कहा जाता है। यूट्यूब पर आप सर्च करना थोड़ा सा, कठपुतली का बहुत इंटरेस्टिंग होता है। दरअसल क्या होता है कि इनको ही कठपुतली कहा जाता है, इनकी ये धागे से कंट्रोल होती है। एक धागा इनके हाथ से बंधा हुआ होता है, पैर से बंधा हुआ होता है, कमर से बंधा हुआ होता है, गर्दन से बंधा हुआ होता है। तो इनको कंट्रोल करने वाला पर्दे के पीछे बैठा रहता है और ऊपर से वो कंट्रोल करता रहता है केवल अपनी उंगलियों से। तो इतनी उसकी प्रैक्टिस होती है कि वो हर धागे से शरीर के किसी भी भाग को मूवमेंट करा सकता है। और फिर ये कठपुतलियां आपस में बात करती हैं। बात करने का मतलब वो व्यक्ति बोलता रहता है, और कभी वो पुरुष की आवाज में बोलता है, कभी महिला की आवाज में बोलता है। तो आपको ये लगता है कि ये कठपुतलियां आपस में बात कर रही हैं, किसी विषय पर आपस में बात कर रही हैं। तो ये कठपुतली के खेल को प्रमोट किया देवीलाल सामर ने, जो 1952 में इन्होंने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना की और उदयपुर में की थी। और हम क्या पढ़ रहे थे इनके बारे में कि ये जो घुड़ला नृत्य है, इस घुड़ला नृत्य को प्रमोट करने का काम किया था कुछ लोगों ने, जिसमें एक तो कोमल कोठारी थे, इसके अलावा देवीलाल सामर थे, इसके अलावा एक व्यक्ति और थे, मणिशंकर गांगुली। मणिशंकर गांगुली। चलो कोई नहीं, हो तो उसमें मिल जाएगा, आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्लियर? अच्छा ध्यान देना, कोमल कोठारी का नाम एक और फैक्ट के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। कौन सा फैक्ट? कभी आप जोधपुर में गए तो जोधपुर में एक ग्राम आता है, एक गांव आता है बोरुंदा। बोरुंदा गांव में एक संस्थान बना हुआ है रूपायन, ये लिखा हुआ है, ये रहा रूपायन संस्था, जोधपुर के बोरुंदा गांव में, जो 1960 में बनाया गया था। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? कोमल कोठारी के द्वारा। तो ये कोमल कोठारी का नाम यहां भी आता है। और कोमल कोठारी ने किसके सहयोग से, किसके साथ में मिलकर इसकी स्थापना की थी? ये एक महान हमारे कवि हुए विजयदान देथा। विजयदान देथा, बहुत सारी रचनाएं इनकी, मारो बदलो, तीड़ो राव, चतुर चौधराइन, बापू के हत्यारे, बहुत सारी रचनाएं। बाद में हम डिस्कस कर लेंगे जब आर्ट एंड कल्चर का पार्ट पढ़ेंगे। क्लियर है इतनी चीज? अच्छा एक फैक्ट और ध्यान रखना, कई बार क्या स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं किस चीज को लेकर। ठीक है, ध्यान दो, ये जो नाम है ना भारतीय लोक कला मंडल, ये वाला जो हमने देखा, इस भारतीय लोक कला मंडल जैसा मिलता जुलता एक नाम और स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती कर देते हैं। एक संस्थान है राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद, राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर हुई थी? जयपुर में।
और ये प्रमोट करता है एक नृत्य को, आपका जो खड़ताल वाला जो होता है, एक व्यक्ति है सादिक खान, जिनको खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। राजस्थान लोक कला अनुसंधान परिषद जो जयपुर में स्थापित है, 2002 में स्थापित किया गया था, वो अलग है। और भारतीय लोक कला मंडल जो 1952 में स्थापित किया गया, देवीलाल सामर के द्वारा स्थापित किया गया, जो कठपुतली को प्रमोट करता है, वो अलग है। क्लियर इतनी बात? चलो, तो ये सातल देव वाला हमारा पूरा हो गया। सातल देव ने युद्ध किया, लेकिन युद्ध में बुरे तरीके से घायल हो गए थे और घायल होकर इनकी मृत्यु हो गई। एक और फैक्ट है इनसे रिलेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दरअसल मल्लू खां की जो सेना आई थी, उनके साथ में कुछ महिलाएं थी। उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, मतलब सोर्स है। कुछ महिलाएं उनके साथ में आई थी। वो महिलाएं, वो लोग उनकी पत्नी नहीं थी, वाइफ नहीं थी, खरीदी हुई महिलाएं थी। और ऐसी महिलाओं के लिए एक शब्द यूज में लिया गया, उर्दू बेगम या उर्दा बेगम है, या उर्दायत बेगम है। उर्दू बेगम कहा जाता था उनको। तो एक तो ये शब्द ध्यान रखना, उर्दू बेगम का मतलब कि जो पत्नी नहीं है लेकिन खरीदी गई है। तो मल्लू खां की सेना के साथ में वो थी, इन्होंने बंदी बना लिया उनको। इनके जो सामंत थे सातल देव के, उन महिलाओं को बंदी बना लिया। लेकिन बाद में इन्होंने कहा, बोले नहीं भाई छोड़ दो इनको, लेकिन ऐसे मत छोड़ो, फिर उनके सिर मुंडवा दो। तो सिर मुंडवाकर और फिर उनको वापस भेज दिया गया। एक रोचक सी बात थी वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से। सिर्फ ये शब्द थोड़ा सा आप चाहो तो ध्यान रख लेना, ये अगर कभी पूछा जाए तो। चलिए, सातल देव की हो गई मृत्यु। सातल देव के कोई पुत्र नहीं था, निसंतान थे, तो इसीलिए अगले शासक इनके भाई बने। कौन? सूजा। ये सूजा अगले शासक बने 1492 से और 1515 ईस्वी तक। सूजा की भी वही माता, कौन? जसमादे हाडी, जिन्होंने क्या बनाया था, ये रानीसर तालाब, ये इमेज लगी हुई जो मैंने अभी आपको बताई थी। अब ध्यान करो बात कि जोधा और बीका छापर द्रोणपुर में रुके हुए थे, और बीका ने कहा था कि पिताजी मैं जोधपुर पर कभी भी दावा नहीं करूंगा, लेकिन आपके जो राज्य चिन्ह हैं, आपकी जो राजकीय तलवार है, जो छत्र है, जो तख्त है, वो सब तो मुझे मिलने चाहिए। बोले हाँ बेटा तुम ले जाना। तो बीका ने जब सूजा गद्दी पर बैठा तो सूजा से कहा, एक मैसेज भिजवाया कि पिताजी ने मेरे से कहा था कि वो तख्त ताज वगैरह राज्य चिन्ह तुमको मिल जाएंगे, तो वो सब मेरे को दे दो। सूजा ने कहा नो, मैं तो नहीं देता। बोले मतलब? मैंने राज्य छोड़ दिया जोधपुर का, जोधपुर के राज्य पर दावा नहीं कर रहा हूं, पिता की बात का सम्मान कर रहा हूं, और तुम कह रहे हो नो नहीं दूंगा, आज दूं ना कल दूं। अच्छा, बीका ने कर दिया अटैक जोधपुर के ऊपर, और मेहरानगढ़ के किले को घेर लिया चारों तरफ से। बीका भैया बहुत पावरफुल शासक थे, ये मेहरानगढ़ को घेर लिया चारों तरफ से। अब जब अंदर अन्न और जल की कमी होने लगी, और यह लगा कि अब बीका से मुकाबला करने में भैया पार नहीं पड़ेगी, तो फिर क्या करें? सूजा की जो माता थी जसमादे हाडी, वो आई। हालांकि एक छोटी मोटी झड़प भी हुई थी, युद्ध भी हुआ था, उसमें जो लोग जोधपुर की तरफ से लड़ रहे थे उनको मार दिया गया था। तो फाइनली जसमादे हाडी आई और उन्होंने बीका से एक लाइन कही, बोले देख तू बड़ा है, तू अगर चाहेगा तब तो तेरे छोटे भाई जोधपुर पर राज कर लेंगे, और तू नहीं चाहेगा तो नहीं करेंगे। बोले माता मैं लड़ने के लिए नहीं आया हूं। तो फिर पिताजी ने मुझसे ये कहा था कि जोधपुर के राज्य चिन्ह जो है वो तेरे को मिलेंगे, अब मुझे मिल नहीं रहे। बोले कोई बात नहीं। तो इन्होंने मध्यस्थता की और वो सारे राज्य चिन्ह, तख्त और तलवार वगैरह वो सब बीका को दे दिए, और बीका यहां से वापस चले गए। बस, मतलब सूजा से रिलेटेड आपको सिर्फ एक फैक्ट ध्यान रखना है कि जोधपुर के किस शासक के समय बीकानेर राज्य के संस्थापक राव बीका ने जोधपुर पर अटैक किया था। सूजा के टाइम अटैक किया था। मध्यस्थता किसने की थी? जसमादे हाडी ने की थी। और क्यों अटैक किया था? राज्य चिन्ह प्राप्ति के लिए। क्यों प्राप्ति के लिए? क्योंकि बीका और जोधा के मध्य जो वार्तालाप हुआ था द्रोणपुर छापर द्रोणपुर में, वहां पर जोधा ने वचन दिया था उनको। बस, आगे बढ़े। अब सुनना, सूजा की जब मृत्यु हुई, कब हुई? 1515। अगला शासक कौन बनना चाहिए? सूजा का बेटा। सूजा का बेटा बाघा। बाघा की डेथ हो चुकी थी 1510 में। बाघा का एक बेटा था जिनका नाम था गांगा, वो जीवित था। तो इसलिए सूजा के बाद इनके जो बड़े पुत्र थे बाघा, बाघा की डेथ हो चुकी थी, इसलिए बाघा के जो पुत्र थे गांगा, वो
जोधपुर के अगले शासक बने, मतलब सूजा के जो पोते थे, पौत्र, वो अगले शासक बन गए। तो अब हम गंगा पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ध्यान दो ये लो। अच्छा एक चीज और सूजा से रिलेटेड, ये अच्छा एक चीज और एक फैक्ट और है छोटा सा, ये नहीं ये वाला नहीं है, यहाँ गलत ले ली हमने ये इमेज हमको लेनी चाहिए थी, यहाँ लेनी चाहिए थी। सातल से रिलेटेड एक फैक्ट ध्यान रख लेना, ये सातल थे ना जोधा के बाद जो शासक बने थे, इनकी एक रानी थी फूला भटियाणी। इन्होंने एक तालाब का निर्माण कराया था, फूले लाव तालाब, कहां पर, जोधपुर में। तो आपसे कभी अगर यह पूछा जाए कि फूले लाव तालाब का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो जो फूला भटियाणी थी, इनकी रानी थी सातल देव की, उनके द्वारा यह तालाब बनाया गया था, जोधपुर में बनाया गया था। एक चीज और ध्यान रख लेना आप इसमें, क्या, ये जो मैंने आपको बताया था ना, सातल देव एक युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, गुड़ले खां को मार दिया था, उस युद्ध को कोसाणे का युद्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जो आया था ना मल्लू खां और गुड़ले खां, वो एक स्थान है कोसाणा, वहां पर उन्होंने अपना कैंप लगा रखा था, तो वहां पर ये युद्ध लड़ा गया था, इसलिए कोसाणे का युद्ध। अब पूछा जाए किस सन में लड़ा गया था, तो ध्यान रखना कब हुई थी इनकी डेथ, 1492 में, तो 1492 में ये कोसाणे का युद्ध हुआ था। तो सातल देव हो चुके, सातल देव के बाद सूजा हो चुके, सूजा के बाद अब अगले जो बने हैं वो राव गंगा।